स्वागत दोस्तों, आगे के पाकिस्तान में मुद्दों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर मात्र एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने जहां पर लिया शपथ दोस्तों, वहां पर अचानक से बीजेपी ने ईडी को भेजकर 10 ठिकानों पर की है छापेमारी दोस्तों। और वरिष्ठ इंडिया गठबंधन के नेता के घर पर छापेमारी के मामले को लेकर देश भर के इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं दोस्तों। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर आरोप का एक एक जवाब दिया है शशि थरूर ने दोस्तों। बताएंगे कैसे इंडिया गठबंधन के अंदर भ्रम पैदा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी दोस्तों। इसके बाद एक नेता के बयान, उसके बाद 300 से ज्यादा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दायर किया गया है दोस्तों, एफआईआर दर्ज किया गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। और राहुल गांधी ने इस बार सीबीएसई को अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद राहुल गांधी के सवाल का सीबीएसई ने दिया जवाब। फिर राहुल गांधी ने पूछा सवाल कि अब नहीं आया कोई जवाब। और कर्नाटका के अंदर 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे दोस्तों। बताएंगे किस तरीके से समीकरण को साधा जा रहा है। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की जानबूझकर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए बीजेपी के लोग छापेमारी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले 3-4 दिनों से इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार में बदलाव लेकर आने वाली है, नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने वाली है दोस्तों। और इसी बात पर कांग्रेस पार्टी का दिल्ली से लेकर कर्नाटका और दक्षिण के राज्यों में पूरी तरीके से फोकस है दोस्तों। और ऐसे में अचानक से खबर सामने आती है कि दक्षिण के एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य केरल के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री पिनरे विजयन के परिवार से जुड़े हुए मामले पर 10 उनके परिसरों में छापेमारी की गई है दोस्तों, यानी उनके घर और उनसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए परिसर के अंदर छापेमारी की गई है दोस्तों। 10 जगह पर छापेमारी अचानक से हुआ। आपको बता दें कि 2019 में ही जो मामला दर्ज किया गया था दोस्तों आईटी विभाग के द्वारा सीएमआरएल कंपनी के खिलाफ, जिसमें लेफ्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरे विजयन की बेटी वीणा विजयन का नाम बताया जा रहा था। और पैसे के लेन देन के मामले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है दोस्तों। और 1,72,00,000 रुपए के अवैध भुगतान से जुड़ा हुआ पूरा मामला है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। और जैसे ही 10 जगह परिसरों पर छापेमारी की गई, वैसे ही केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष पिनरे विजयन के आवास के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला दोस्तों। सीपीएम पार्टी यानी वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों की गाड़ी पर हमला कर दिया दोस्तों। और ये हंगामा एक जगह नहीं बल्कि जहां जहां पर छापेमारी की जा रही थी वहां हर जगह देखने को मिला दोस्तों। प्रदर्शन के दौरान राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर ईडी अधिकारियों के वाहन को निशाना बनाया गया दोस्तों। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान ईडी की गाड़ी पर हमला किया गया, जिससे इलाके के अंदर अफरा तफरी की स्थिति मच गई दोस्तों। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर ईडी में इंडिया गठबंधन की पार्टी लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज करवाया है दोस्तों। और 1-2 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री विजयन से जुड़ी छापेमारी के दौरान हिंसा से जुड़े मामले को लेकर 300 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया गया दोस्तों। और गंभीर धाराएं दर्ज की गई है दोस्तों, जिसमें जमावाड़ा करके दंगा करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करना, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराएं लिखी गई है दोस्तों। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर भी कार्रवाई और एफआईआर में धाराएं दर्ज की गई दोस्तों। इसी के साथ में लेफ्ट पार्टी के समर्थन में सबसे पहले बोले बगल के राज्य तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दोस्तों। एमके स्टालिन ने कहा कि मैं कड़े शब्दों में इस तरीके की कार्रवाई की निंदा करता हूं और पिनरे विजयन पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये एक हथियार की तरह छापेमारी का इस्तेमाल किया गया है। इस छापेमारी से पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल भी इसी लाइन पर बयान देते हुए दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी का जो रेड हुआ है पूर्व केरल के मुख्यमंत्री के ऊपर, ये एक और कायराना प्रयास है सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा विपक्ष के नेता पर हमला करने का, यानी एक तरीके से स्थानीय नेतृत्व को खत्म करने की एक साजिश के तहत की गई छापेमारी है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी निंदा की है दोस्तों। और केजरीवाल यहां पर भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए दिखाई दिए दोस्तों, और कह रहे हैं कि ईडी ने तुरंत एक्शन लिया। जब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ईडी कोई काम नहीं करता, तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान से पता चल रहा है दोस्तों कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ अपना बदला निकालने के लिए बयान दे रहे हैं। ऐसे ही डी राजा जो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी महासचिव है दोस्तों, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आता है दोस्तों। तेजस्वी यादव भी कहते हैं ये राजनीतिक बदनीयती से किया गया कार्रवाई है और ये राजनीतिक बदला निकालने के लिए की जा रही कार्रवाई है। हम इसका खंडन करते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के अंदर उन्होंने दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया दोस्तों, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बयान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया दोस्तों। जबकि अरविंद केजरीवाल आधिकारिक तौर पर इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं। और उनके इस बयान से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि असली लड़ाई केजरीवाल की कांग्रेस पार्टी के साथ में है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और इसी तरीके का बयान पिनरे विजयन के सांसद ने दिया, जिसका जवाब पूरी तरीके से शशि थरूर ने दिया दोस्तों। हुआ ये कि
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जॉन ब्रिटास जो राज्यसभा के सांसद दोस्तों, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बात को दोहराया और उन्होंने भी कहा कि मैं इस कार्रवाई का पूरी तरीके से खंडन करता हूं। ईडी की ये कार्रवाई हमारे सीनियर नेता पिनराई विजयन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई एक सुनियोजित तरीके से उनसे बदला निकालने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने की कोशिश के तहत की गई है और राजनीतिक तौर पर पिनराई विजयन को समाप्त करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी केरला के अंदर विकल्प के तौर पर बनने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रही है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरह भाषा बोलते हुए जॉन ब्रिटास के द्वारा कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की गई। दोस्तों, जॉन ब्रिटास कहते हैं कि जैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की गई उसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ यहां पर केरल में कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी ही साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रची गई थी दिल्ली के अंदर, इसमें कांग्रेस पार्टी का भी हाथ है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर शशि थरूर ने दिया है जोरदार तरीके का जवाब। पलटवार करते हुए शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी का रुख स्पष्ट किया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जॉन ब्रिटास जो आप बात बोल रहे हैं वो बिना सबूत के बोल रहे हैं और जो बात आप बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार वीडी सतीशन की सरकार बनते ही हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, यानी पिनराई विजयन के घर पर गए थे और मुख्यमंत्री ने खुद जाकर व्यक्तिगत तौर पर पिनराई विजयन का सम्मान किया था। जब शपथ ग्रहण समारोह था तो हमने पिनराई विजयन को आगे की कुर्सी पर बिठाया, उनका पूरी तरीके से सम्मान किया। तो हम राजनीतिक तौर पर पिनराई विजयन जी का सम्मान करते हैं। इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की किसी बात से कोई मिली भगत हम लोग करेंगे और केंद्र की सरकार विपक्ष से पूछकर कार्रवाई तो करती नहीं है, चाहे राज्य सरकार में विपक्ष हो या फिर बाहर हो, उसे निर्देश लेकर बीजेपी के लोग ईडी की छापेमारी तो नहीं करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं आप, वो पूरी तरीके से गलत है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जॉन ब्रिटास को अरविंद केजरीवाल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, जो इंडिया गठबंधन की अवधारणा के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं दोस्तों, यानी लड़ाई भाजपा से लड़नी है दोस्तों, आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर शशि थरूर ने जो जवाब दिया एकदम सही जवाब दिया है दोस्तों। ये जिस पर दिमाग होगा, बेसिक दिमाग भी होगा, वो भी सोच लेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हुए 7 दिन भी नहीं हुए और छापेमारी कांग्रेस पार्टी कैसे करवा सकती है, वो भी ईडी का छापेमारी, जिसे कांग्रेस के ऊपर पहले से ही 30, 32, 34 मुकदमे खुद बीजेपी वाले करवाकर ईडी की छापेमारी आए दिन करवाते रहते हैं। वो कांग्रेस के बोलने पर ईडी की छापेमारी कैसे नेता विपक्ष के खिलाफ हो सकती है, ये अपने आप में दोस्तों बोलकर सोचकर भी हैरानी होती है। अगर आप भी मानते हैं कि आपस में लड़ाई लगवाने की जगह अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए और शशि थरूर ने जो सवाल पूछे उसका जवाब देना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी सीबीएसई से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। सीबीएसई को लेकर राहुल गांधी के द्वारा एक वीडियो क्लिप जारी किया गया दोस्तों, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि सीबीएसई के परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई, देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में है और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब देते हैं, न जिम्मेदारी उठा रहे हैं, न शर्म दिखा रहे हैं। जिस कंपनी कोएम्प्ट को यह जिम्मेदारी दी गई थी पेपर चेक करने की, वो पहले ग्लोब अरीना के नाम से जाना जाता था और तेलंगाना में 2019 में बीआरएस पार्टी की सरकार के टाइम में इन्होंने कारनामे करे थे, वहां पर भी पेपर चेक किया था, जहां पर कई सारे बच्चों के पेपर गलत तरीके से चेक कर दिए गए थे और कई सारे बच्चों की जान चली गई थी दोस्तों। इस बात पर राहुल गांधी आगे कहते हैं कि नाम बदला है इस कंपनी का, पहले ग्लोब अरीना हुआ करता था जो अब कोएम्प्ट हो गया है, लेकिन ये है वही कंपनी, नाम बदल गया लेकिन नीयत वही है, फितरत वही है। इतिहास सबको पता था कि ये किस तरीके की कंपनी है, जिसके चेक करने के कारण कई सारे बच्चों को जान गंवाना पड़ा दोस्तों। और राहुल गांधी कहते हैं कि जब इतिहास इस कंपनी के बारे में पता था तब सीबीएसई ने इसकी शॉर्टिंग क्यों की, यानी इस कंपनी को समर्थन करते हुए इस कंपनी से ही ये जांच क्यों करवाई, इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी वालों को। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इतिहास सबको पता था फिर भी ठेका दिया गया और ऐसी कंपनियों के हाथ में 18.5 लाख बच्चों का भविष्य सौंप दिया गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये गलती नहीं, ये सोची समझी षड्यंत्र है। कुछ जरूरी सवाल है। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछते हुए कहा कि कोएम्प्ट नाम की कंपनी को सीबीएसई का जो ठेका दिया गया, किसके कहने पर दिया गया और कौन कौन से नियम और प्रक्रिया को दरकिनार करके कंपनी को ठेका दिया गया। कोएम्प्ट पहले ग्लोबल अरीना के नाम से जो विवादों में आया था, ये सीबीएसई को क्यों नहीं पता था, बैकग्राउंड चेक उन्होंने क्यों नहीं किया था, कोएम्प्ट प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच में क्या सांठगांठ है, ये मांग करते हुए हम पूरे मामले की जांच और असल दोषियों के सामने लाने के लिए स्वतंत्र न्यायिक जांच यानी किसी जज के नेतृत्व में जांच की मांग करते हैं। सीबीएसई के जंजी साथियों, आपकी मेहनत आपका भविष्य कोई चुरा नहीं पाएगा। हम इस साजिश के तह तक जाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे दोस्तों। उनके इस बयान के बाद सीबीएसई वाले भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम इन सारे आरोपों का खंडन करते हैं। ये आरोप त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और तथ्यों पर आधारित नहीं है। सीबीएसई ने एजेंसियों को ठेका देने के समान वित्तीय नियमों के प्रोटोकॉल को पूर्णतः पालन करते हुए ये कदम उठाया है, यानी किसी के दबाव में ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिका के डिजिटल मूल्यांकन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल मौजूद है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उस पर 28 तारीख 8वां महीना 2025 को टेंडर निकाला गया और नियमों के अनुसार ये सारा काम किया गया। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं की गई है। इस पर
राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि इंकार करने से आप लोग बच नहीं पाएंगे। शिक्षा मंत्री और सीबीएसई से जो मैंने 4 सवाल पूछे, बहुत सिंपल सीधे सवाल पूछे, जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। 18.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में है, उन्हें सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी भी जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं और सीबीआई एक ऐसी एजेंसी बनी है जो राहुल गांधी के निशाने पर आई है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर इस मामले पर और ज्यादा कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि राहुल गांधी खुद एनएसयूआई के दफ्तर पहुंचे हैं। दोस्तों उसी एनएसयूआई के जो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर और सीबीएसई में ओएसएम के मामले को लेकर विरोध करते हुए सड़कों पर उतरी हुई है। दोस्तों ऐसे में आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताकर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों के बीच में राज्य के अंदर नई सरकार के गठन को लेकर भी फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। दोस्तों आज सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री के पोस्ट का अंतिम दिन है दोस्तों, और डीके शिव कुमार का राज्य कर्नाटका के अंदर शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के साथ में 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें दलित कोटे से आने वाले नेता परमेश्वर जो कर्नाटका के गृह मंत्री है उनको जिम्मेदारी देकर उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर प्रियांक खड़गे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तीसरा ओबीसी कोटे से यतीन्द्र सिद्धरमैया को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं पर लिंगायत कोटे से एमबी पाटिल और ईश्वर खंडरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अल्पसंख्यक कोटे से केजे जॉर्ज और यूटी खादर और जमीर का नाम भी आगे चल रहा है, तो सबको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। दोस्तों राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने सरकार का गठन कुछ इस तरीके से कर रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी इस तरीके से कर रही है कि कोई नेता नाराज ना हो, सबको मौका मिले सरकार में हिस्सेदारी दिखाने का और मिलकर काम करने का। अगर संगठन एकजुट होकर, नेता कार्यकर्ता सब एकजुट होकर काम करेंगे तो जनता के हितों में काम तो होंगे ही होंगे, बल्कि राज्य के अंदर सरकार वापस से बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। 2028 में चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि डीके शिव कुमार, क्योंकि कर्नाटका राज्य के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी यानी लिंगायत समुदाय के बाद जो सबसे बड़ी आबादी है दोस्तों वोकालिगा समुदाय, उसे आते हैं और एचडी कुमारस्वामी वोकालिगा समुदाय की ही राजनीति करते हैं। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वोकालिगा समुदाय के पास मौका होगा कि वो एक बार फिर से डीके शिव कुमार की सरकार बनाए और उनको मुख्यमंत्री बने रहने दे। तो एक तरीके से दोस्तों ऐसा होता है कि जब एक समाज का व्यक्ति कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच जाता है तो पूरा समाज भी उसके साथ आकर खड़ा होता है हर चुनाव में। इसीलिए उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को डीके शिव कुमार के नाम पर वोकालिगा समुदाय का बंपर वोट मिलेगा दोस्तों। और पहले से ही कांग्रेस पार्टी को ओबीसी समाज का जोरदार जो वोट मिलता है, और अगर वोकालिगा समुदाय भी कांग्रेस पार्टी के साथ आकर जुड़ जाए दोस्तों तो एचडी कुमारस्वामी की पार्टी का कुछ अता पता नहीं चलेगा और डीके शिव कुमार अपनी सरकार मजबूत तरीके से चला पाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एसआईआर के मामले को लेकर कोर्ट के आदेश आने के बाद विपक्ष ने इस पर नाराजगी जताई है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर कराने के अधिकार को बरकरार रखते हुए ये प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाती है, यानी एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के अधिकार का समर्थन किया कोर्ट ने दोस्तों। और भारत के प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि विवादित प्रक्रिया केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनाई गई थी। इसके विपरीत हम मानते हैं कि चुनावी एसआईआर स्वतंत्र और चुनाव की संवैधानिक आवश्यकताओं को बल देता है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका में दावा किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और इससे संबंधित नियमों के तहत निर्वाचन आयोग को इतने व्यापक स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था दोस्तों। ऐसे में अब कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए एसआईआर का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है, यह बयान देकर कहीं ना कहीं दोस्तों विपक्ष द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को दरकिनार कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष के कई सारे नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। विपक्ष के लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए और इन सारी चीजों पर लगभग 6 करोड़ के आसपास मतदाताओं के नाम काटे गए दोस्तों। और पश्चिम बंगाल में तो 27 लाख के आसपास वोटर जो जीवित है वे लोग भी अपना वोट नहीं डाल पाए। इसके बावजूद चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया पर कोर्ट ने मोहर लगाकर आने वाले दिनों के अंदर एसआईआर के जो बचे हुए राज्य हैं उसमें भी चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का भी बयान आता है दोस्तों। वो कहते हैं कि दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की खामियों पर कोई टिप्पणी नहीं की। एसआईआर की प्रक्रिया पर हो रही सुनवाई को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने जिक्र किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का विषय में अंतिम संस्थान चुनाव आयोग नहीं है। वही ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग इस मुद्दे को सिर्फ प्रशासनिक रूप से डील कर सकती है। अगर ये बात सही है तो देश के कई राज्यों में 7 करोड़ लोगों को नागरिकता का निर्णय लेने से
पहले कैसे हटाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। यानी लोगों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाए गए, इन करोड़ों लोगों का मताधिकार एक ऐसी संस्थान द्वारा कैसे छीन लिया गया जिसे ये अधिकार ही नहीं है। यानी दोस्तों एक तरीके से कहे तो अगर किसी व्यक्ति को वोट नहीं देने दिया जाता तो उसकी नागरिकता को सीधा सवालों के घेरे में लिया जाता है दोस्तों। और ऐसे में चुनाव आयोग अगर किसी व्यक्ति को वोट नहीं करने दे रहा है तो साफ तौर पर उसकी नागरिकता पर सवाल खड़ा कर रहा है। नागरिकता तय करना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे एक बहुत गंभीर मामला बताया है दोस्तों। अब देखते हैं इस मामले पर क्या पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों थालापति विजय पहुंचे नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए और लगभग तकरीबन 25 मिनट ये मुलाकात हुई है दोस्तों। और इस मुलाकात में तमिलनाडु के विकास पर चर्चा की गई है। इसके बाद थालापति विजय राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। साथ साथ अखिल गोगोई ने असम के अंदर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने को लेकर सवाल खड़ा किया दोस्तों। दावा किया गया कि बीते दिन असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी को पास करवा दिया है दोस्तों। समान नागरिक संहिता पास कराने वाला तीसरा राज्य बीजेपी का असम की सरकार बन गई है दोस्तों। असम बीजेपी बन गई है। अखिल गोगोई ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये प्रस्तावित विधेयक नौकरशाह हो और अधिकारियों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है जिसे वो आम लोगों की निजी जिंदगी में, उनकी जीवन शैली में, यहाँ तक कि अंतरंग पहलुओं से जुड़ी स्थिति की भी निगरानी करेंगे और ये संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अखिल गोगोई ने यूसीसी से जुड़े विवाद को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के अंदर सरकार नौकरशाही का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में घुसने की कोशिश कर रही है दोस्तों। गोगोई ने तर्क दिया कि संविधान की आत्मा का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके इतर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जनता के निजता के अधिकार को लेकर आए फैसले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर हमारा संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार क्या टिप्पणी की है, इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जो यूसीसी है उसे लेकर कई सारे प्रावधान लाए गए हैं। आपको बता दें कि यूसीसी जो असम में आया है उसमें जो मुख्य प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार है दोस्तों की आदिवासी समाज के लोगों को यूसीसी से बाहर रखा गया है दोस्तों। ओवैसी ने सवाल उठाया, वो कहते हैं कि अगर आप इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं यानी सबके लिए समान नागरिक संहिता बताते हैं, कानून बताते हैं, तो इसमें फिर आदिवासी समाज के लोगों को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उनको अलग रखा गया है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रह रहा है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसको तकरीबन 6 महीने की सजा हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों पर्सनल फ्रीडम यानी जिसमें आम जनता के आजादी की बातें हैं दोस्तों, उन सब में दखल देने की कोशिश की गई है तो विरोध शुरू हो रहा है। साथ ही साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के चुनाव लड़ने के लिए किया था दोस्तों, यानी इनको मुख्यमंत्री पोस्ट पर आगे किया गया था। बीजेपी इनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प के तौर पर पेश करके चुनाव लड़ रही थी दोस्तों। हालांकि बीजेपी को 15 में जोरदार तरीके से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने जिमखाना क्लब को खाली करने के केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है दोस्तों। बेदी ने कहा कि इस आदेश को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें अपने घर से बेदखल किया जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पुरानी यादों को भी शेयर किया दोस्तों और बेदखली के आदेश पर अपने दिल के दर्द को बयां किया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए यानी 27 एकड़ जमीन जो दिल्ली के प्राइम लोकेशन में यानी प्रधानमंत्री आवास के इर्द गिर्द है दोस्तों, जिसे प्राइम लोकेशन बोला जाता है, तो वहां पर इतने बड़े स्पेस पर कब्जा किए हुए जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए बोला गया है। और इस बात को लेकर कई सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो किरण बेदी ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा सरकार एमसीडी के वार्ड कमेटी चुनाव में तीसरी बार हार गई है, चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग के द्वारा यह बयान दिया गया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि डीएमसी एक्ट की धारा 53(2) साफ कहती है कि चेयरमैन की मंजूरी के बिना ना चुनाव की तारीख तय हो सकती है और ना ही चुनाव टाले जा सकते हैं। फिर जो हमारे निगम के सचिव हैं उन्होंने किसके इशारे पर यह कदम उठाया है? भाजपा की 4 जन सरकार की अंदरूनी लड़ाई, चेयरमैनी की बंदर बांट और खरीद फरोख्त चरम पर है। बीजेपी को डर है कि अपने पार्षदों की नाराजगी से जोन अपने हाथ से ना निकल जाए। यानी बीजेपी के लोग कमेटी के चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इनके हाथ से अगर जोन निकल जाएगा तो ये लोग एक बार फिर से लोगों के सवालों के घेरे में आएंगे दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने एक बड़ी मांग की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं। इसके बाद असीम वकार कहते हैं कि हर ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय परिवार को 2-2 गाय रखनी चाहिए, इस बात का भी प्रावधान किया जाना चाहिए और गाय का संरक्षण होना चाहिए। ऐसे में दोस्तों गाय के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसे इतने ज्यादा उग चुके हैं नेता कि अब खुलकर इस मामले पर डंके की चोट पर बीजेपी से आगे निकलकर बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मुस्लिम समाज के नेताओं को ऐसे ही और जोर शोर से आगे आकर बीजेपी पर दबाव बनाना चाहिए कि देश के अंदर गौशालाएं बनाए और गाय के संरक्षण के लिए काम करे। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों गाय के नाम पर अखिलेश यादव और तमाम विपक्ष की पार्टियों पर निशाना साधते रहते हैं दोस्तों। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है और बीजेपी अभी
अभी तक लगभग 210 साल पूरा होने को है उत्तर प्रदेश में भाजपा योगी सरकार की, और गौशालाएं नहीं बनवा पाई है और आवारा पशुओं को संरक्षण नहीं दे पाई है दोस्तों, जिसमें बड़ी संख्या में गाय भी है। और ऐसे में गाय का संरक्षण भी उत्तर प्रदेश के अंदर सवालों के घेरे में है दोस्तों। लेकिन गाय के नाम पर राजनीति कम नहीं हो रही है और इसीलिए असीम वकार के द्वारा ये मांग की गई है कि राष्ट्रीय माता घोषित करे। कम से कम राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे तो फिर संरक्षण की जिम्मेदारी तो सरकार की बनेगी ना। सरकार अपने हिसाब से तय करेगा कि कैसे गाय का संरक्षण करना है। अभी तो आम जनता के बीच में मुद्दे को लेकर राजनीति की जाती है दोस्तों, और एक समाज यानी मुस्लिम समाज को जानबूझकर निशाने पर लिया जाता है। इसी के साथ में कॉकरोच जनता पार्टी वाले मामले पर आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया कि ये वामपंथी झुकाव वाले तंत्र का हिस्सा था, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी वाले मूवमेंट का आरएसएस समर्थन नहीं करती है। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। जहाँ से वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत